नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किए वितरित। शिक्षक को बताया व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए आवश्यक। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या में श्री राम लला के करेंगे दर्शन। शाम को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। अजमेर में बड़ा हादसा टला। बोराज तालाब की पाल टूटने से कॉलोनियों में घुसा पानी। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही खाली करा लिए थे सैकड़ों घर। हिमाचल के कुल्लू में रेस्क्यू अभियान जारी। अखाड़ा बाजार में मलबे से मिले मानव अवशेष। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से 50 श्रद्धालु भरमौर से सुरक्षित लाए गए चंबा। और रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का बड़ा बयान। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, संघर्ष खत्म करने के राजनयिक प्रयासों के समर्थन के लिए भारत तैयार। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने शिक्षा को व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारे मेहनती शिक्षकों समेत सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्तिष्कों को संवारने में शिक्षकों की निष्ठा एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। उनकी प्रतिबद्धता और करुणा सराहनीय है। प्रख्यात विद्वान और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हम उनके जीवन और विचारों को भी याद करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शिक्षक दिवस के मौके पर विशेष शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र यानी IUCTE में हुए इस समारोह का शुभारंभ मंगलाचरण और मां सरस्वती, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा बतौर सरस्वत अतिथि व मुख्य वक्ता शामिल हुए। समारोह की अध्यक्षता IUCTE के निदेशक प्रोफेसर प्रेम नारायण सिंह ने की। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 100 से अधिक गणमान्य शिक्षाविद उपस्थित रहे। में स्थित अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र के सौजन्य से आयोजित शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्र हुए हैं। यह शिक्षक दिवस देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति, महान चिंतक, प्रख्यात दार्शनिक, कुशल वक्ता और सर्वगुण संपन्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज देश और दुनिया की स्थितियों को देखते हुए ये आवश्यक है कि हमारे देश के शिक्षक की भूमिका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसी हो। किसी भी देश या समाज के निर्माण में, उसके विकास में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी समाज बच्चे के रूप में अपना भविष्य, अपनी थाती अध्यापक को सौंपता है। तो इस संदर्भों में हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है अध्यापकों की। इस केंद्र का जहाँ तक सवाल है, ये
अध्यापक शिक्षा का वह केंद्र है जो अध्यापकों के क्षमता निर्माण के लिए, उनके व्यावसायिक विकास के लिए उस दिशा में काम करता है। IUCT में मैं आज आया हुआ हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छा प्रांगण है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और मुझे लगता है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू IUCT जो है टीचर्स की एजुकेशन में काफ़ी अच्छा योगदान कर पाएगा। उसमें जो है टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करेगा और उसमें अपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका भी यूज़ करेगा। ये शिक्षक दिवस इसीलिए होता है, शिक्षा के बारे में बात करने के लिए, शिक्षक के बारे में बात करने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी गई। इस कड़ी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में पूरी समुद्र तट पर सुंदर कलाकृति बनाकर उन्हें नमन किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छात्रों ने रंगोली से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। GST 2.0 के तहत स्लैब चेंज से लेकर टैक्स रेट कट का प्री दिवाली गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिल गया है और इसका लाभ देश के आम लोगों को नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से मिलना शुरू हो जाएगा। इस बदलाव से GST कलेक्शन के आंकड़े पर भी नजर असर दिखेगा। वहीं इस पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कटौती की वजह से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी और इसके साथ ही आने वाले त्योहारी सीजन में GST में कमी का फायदा हर वर्ग, खासतौर पर गरीबों और किसानों को मिलेगा। पूरा जो ओवरऑल किया गया है GST के पूरे सिस्टम को, इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, महंगाई कम होगी, देश में सभी लगभग सभी रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, खाने पीने के पदार्थ, वाइट गुड्स, गाड़ियाँ, एयर कंडीशनर, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, आप जो चीज़, घड़ियाँ, जो चीज़ देखें, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कटौती देने का काम इस GST 2.0 में किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग जगत ने GST में कटौती का फायदा स्वदेशी निर्माण को बढ़ावे के साथ महंगाई में भी कमी होने की संभावना बताई है। आज 140 करोड़ लोगों ने तय कर लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य में स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज निकल पड़े हैं कि स्वदेशी सामान रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल हो। लोगों को एक आकर्षण है कि भारत में बने हुई वस्तु अच्छी क्वालिटी की आजकल मिलती है और सही किफ़ायती दामों पे जब मिलेंगी इस GST कटौती के बाद, पहले दिन नवरात्रि के 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इससे डिमांड बढ़ेगी, लोगों के, उपभोक्ताओं की उत्सुकता बढ़ेगी और साथ ही साथ निवेश के साथ भारत का मैन्युफैक्चरिंग बेस भी साथ में बढ़ेगा। और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला बिहार की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दरअसल हाल ही में GST रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। इसे लेकर केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया है जिसमें बीड़ी और बिहार की तुलना की गई है। इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर कांग्रेस की तरफ से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गुरुवार को NDA महिला मोर्चा ने बिहार बंद किया था। अब एक नए विवाद के साथ कांग्रेस फिर चर्चा में है। और अब बात बदलते बिहार की। बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक दौर से गुजर रहा है। जिस बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं।
बिहार में तीव्र गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रोजगार की असीम संभावनाओं को राज्य में जन्म दिया है। अब यहाँ पलायन शब्द की जगह रिवर्स माइग्रेशन ने ले लिया है। तो आइए देखते हैं रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। कभी बिहार की पहचान पलायन से होती थी। अपने ही घर से दूर रोजगार की तलाश में अपनों से बिछड़ना यही किस्मत समझ ली गई थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मखाना बॉन्ड से लेकर नए नए उद्योगों तक बिहार में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। आइए सुनते हैं बिहार के युवाओं से बिहार बदलाव की कहानियां। पहले नोएडा उत्तर प्रदेश में काम करते थे। जैसे कि पहले वहाँ से हमें दूर जाना पड़ता था कामों के लिए, अब हमारे बिहार में ही काम एवं रोजगार मिल चुका है और हम यहीं पे सुखी संपन्न कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पे हमें बहुत दिक्कत होती थी, परेशानी आने जाने की, वो हमें अब खत्म हो चुकी है। और इससे पहले मैं एक्सपोर्ट कंपनी में ही दिल्ली में काम करता था। वहाँ पे बहुत परेशानियाँ होती थी, जो रूम लेकर रहने पे बहुत तरह की परेशानियाँ होती थी। जैसे खुद से सारे काम करना, प्लस में ड्यूटी जाना, गाड़ी घोड़ा की सब परेशानियाँ होती थी। आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी हम लोगों को। तो यहाँ पे भी मैं मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हूँ। तो मुजफ्फरपुर में कंपनी है तो हम लोग बहुत अच्छी सुविधा है कि हम लोग घर के पास ही ड्यूटी करते हैं और हमें अच्छा लगता है। मैं वैशाली जिले से हूँ। पहले नोएडा में रहते थे, काम करते थे। अब अपने स्टेट बिहार में काम कर रहे हैं। तो पहले था कि हम फैमिली से दूर रहते थे, अब ये है कि फैमिली के अपने पास रहते, फैमिली के साथ रहते हैं अपने बिहार में ही। और बिहार में हमारे रोजगार मिला है। मैं इससे पहले गुड़गांव में काम करते थे, 7D में सेक्टर 18 उद्योग बिहार में गुड़गांव में काम कर रहे थे। वहाँ से अच्छी सुविधा यहाँ मिल रहा है हमारे बिहार राज्य में, और फैसिलिटी भी अच्छी है और घर जाने आने में भी सुविधा अच्छा हो रहा है। हमें वहाँ से 1000 किलोमीटर दूरी में रहते थे, यहाँ आकर के मुझे अच्छा सुविधा मिल रहा है सब कुछ, और काम भी अच्छा से करवाया जा रहा है। काम भी अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक से अपना काम करके जा रहे हैं। पेमेंट टाइम से आ जाती है, 7 से पहले आ जाती है पेमेंट। तो आपने देखा रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। कल फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज़। और भारत के दौरे पर आए भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे अपनी पत्नी के साथ आज अयोध्या धाम में हैं। तोब्गे आज अयोध्या में राम जन्मभूमि में श्री राम लला के दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद लेंगे। उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के बाद भूटान के पीएम दिल्ली आएंगे। वे दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत।
दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित मांगेशपुर ड्रेन का लगभग 50 फीट लंबा तटबंध मंगलवार को टूट गया, जिससे दिल्ली के बाबा हरिदास नगर के झड़ौदा कला और गीतांजलि एनक्लेव 2 की निचली बस्तियों में करीब 5 फीट पानी भर गया, जिसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की मदद से 1500 लोगों को प्रभावित इलाके से सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रभावित लोगों को अस्थायी रूप से झड़ौदा कला स्थित 2 कैंपों में रखा गया है। इस अभियान की निगरानी डीसीपी द्वारका अंकित सिंह और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट मेखला चैतन्य प्रसाद कर रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट भी रेस्क्यू पर नजर बनाए हुए हैं और हरियाणा कलेक्टर और वहां के इंजीनियर के साथ संपर्क में हैं। साउथ वेस्ट जिला अभी हम झरोड़ा गांव में खड़ा है। इधर एक कॉलोनी है गीतांजलि एनक्लेव। 2 तारीख को जो हमारा मुंगेशपुर ड्रेन है, मुंगेशपुर ड्रेन के दिल्ली का आगे हरियाणा के साइड 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर की जगह थोड़ा बंद टूटने के कारण वो सारे ड्रेन की पानी ओवरफ्लो होके खेती के द्वारा इधर आ गए हैं। एंड दिस एरिया गॉट ड्रेन गीतांजलि एनक्लेव ऑन सेकेंड। ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा लोगों को हमने इवैक्यूएट कराया 2 तारीख रात को। एंड हम हरियाणा की टीम से कंटिन्यूस संपर्क में है। ये जिन लोग इवैक्यूएट किए गए इनके लिए हमने 2 कैंप्स लगाया, एक एमसीडी स्कूल झरोड़ा एंड दूसरा बाबा हरिदास मंदिर। कैंप में मतलब सारा फैसिलिटीज हम दे रहे हैं सभी लोगों को, हर 3 आवर्स में फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। मेडिकल टीम इज राउंड द क्लॉक, देयर आर स्टाफ डिप्लॉयड, सैनिटेशन एंड फॉगिंग भी चल रहे हैं। हरियाणा टीम से ये न्यूज़ मिला है कि आज ये ड्रेन जो टूटा है आज प्लग कर लेंगे। प्लग खत्म होते ही ऑलरेडी हमारे इधर लगभग 15 पंप लग चुके हैं, वो कंटिन्यूस ड्रेन कर रहे हैं। बट इन पानी का ड्रेनिंग आउट तभी होगा जब हरियाणा से पूरा ड्रेन को प्लग करके वो स्ट्रेंथन करेंगे। एंड जिस स्थिति में पानी है हम सोच रहे हैं कि लगभग 2 से 3 दिन लगेगा पूरा ड्रेन आउट करने के लिए। और उधर पंजाब इन दिनों भयंकर बाढ़ की चपेट में है। भारी बारिश और नदियों के उफान ने कई गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में आई बाढ़ ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई हैं और कई गांवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। वहीं फाजिल्का में एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य अभियान चला रही हैं। अभी तक 1500 से ज्यादा ग्रामीणों को बचाया जा चुका है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। अभी तक हमने लगभग 1500 लोगों गांव वालों को रेस्क्यू कर चुके हैं और हमारी बोट है, उनसे हमको रिलीफ मटेरियल सारा उनको पानी, खाना और बाकी तिरपाल जो भी उनकी ज़रूरत का सामान है, मेडिकल किट, सारा सामान हमारी बोटों के द्वारा उनको पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अजमेर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जीवन प्रभावित हो गया है। अजमेर के बोराज गांव में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देर रात बोराज तालाब की पाल टूटने से कॉलोनियों और निचले इलाकों में पानी तेजी से घुस गया, जिससे सड़कों और घरों में जलभराव हो गया। कई घरों के भीतर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन के शीघ्र कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। संभावित खतरे को देखते हुए पहले ही सैकड़ों घरों को खाली करवा लिया गया था। तालाब की पाल टूटने के बाद आपदा प्रबंधन दल, पुलिस और प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री, भोजन, पानी, दवाएं और अस्थायी शिविरों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल प्रशासन, पुलिस और बचाव दल हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल हालात ठीक है। हमको 3 बजे सूचना लग गई थी प्रशासन के पूरे, तो लोगों को बाहर निकाल दिया था। 3 बजे हमने स्थिति को पहले ही देख लिया था कैसा है कि उसको बाहर निकाल दिया था। पाल लगभग 11-15 पे के समथिंग टूटी है और ऐसा अभी तो कोई जनहानि हुई नहीं है। लगभग 200 लोगों को हमने पहले ही निकाल दिया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कुल्लू में भारी बारिश से भुंतर के समीप पिपलागे में बिशौना नाले में बाढ़ आई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन की घटना में लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। देर शाम रेस्क्यू टीम ने मलबे से मानव अवशेष बरामद किए हैं। उधर चंबा जिले में दुर्गम पैदल रास्ते से होते हुए 607 मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित चंबा पहुंचाया गया है।
जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाला के अनुसार 12 बसों में पठानकोट और 2 बसों में यात्रियों को कांगड़ा के लिए रवाना किया गया है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य भागों में हल्की बूंदाबांदी या आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में 6 से 10 सितंबर तक किसी भी जिला में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में होने वाली श्री मणिमहेश यात्रा में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किए जाने का काम लगातार जारी है। आज भी सुबह 6:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान में 50 श्रद्धालु भरमौर से चंबा सुरक्षित लाए गए। मौसम अनुकूल बना हुआ है और उम्मीद है कि आज सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालकर उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। उधर भारतीय सेना ने लद्दाख के कोंगमारू ला दर्रे पर फंसे एक कोरियाई जोड़े को बचाया है। भारतीय सेना ने कोरिया गणराज्य के ह्यून वू किम और उनकी पत्नी को हवाई मार्ग के रास्ते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। लद्दाख के जिस क्षेत्र में कोरियाई जोड़ा फंसा हुआ था वह स्थान चुनौतियों से भरा था, जिसकी चोटियों पर खतरनाक बर्फ ढकी हुई थी। दरअसल 4 सितंबर को रात के लगभग 8 बजे भारतीय सेना को कोंगमारू ला दर्रे पर 2 दक्षिण कोरियाई नागरिकों के फंसे होने के बारे में पता चला था। सफल बचाव के बाद व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारियों को सौंप दिया गया है। और केरल में आज ओणम का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मलयाली समुदाय के इस विशेष त्योहार में मान्यता है कि आज ही के दिन राजा महाबली पाताल लोक से प्रजा से मिलने आते हैं। इस दौरान लोग घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाते हैं, घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। साथ ही विशेष तौर पर भोजन सद्धा बनाया जाता है। इस त्योहार को खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। आज के दिन सुबह से ही गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर, सबरीमला अयप्पा स्वामी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसे मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसका आयोजन मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की ओर से किया गया। इस अवसर पर मदर टेरेसा के सामाजिक कार्यों और मानवता के प्रति उनके समर्पण को याद किया जाता है। मदर टेरेसा ने 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मदर टेरेसा को उनके जीवन काल के दौरान सामाजिक कार्यों के लिए भारत रत्न और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। थाईलैंड की संसद में प्रधानमंत्री के पद के लिए आज मतदान है। आज जो भी पीएम चुना जाएगा वो देश का 2 साल में तीसरा प्रधानमंत्री होगा। इससे ही थाईलैंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का पता चल जाता है। देश के संविधान के मुताबिक केवल 5 उम्मीदवार ही प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य हैं, जिनके नाम 2023 के आम चुनाव में तय किए गए थे। इनमें से भूमजे थाई पार्टी के नेता अनुनित चांडविराकुल को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। पिछले हफ्ते थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने फ्यू थाई पार्टी के नेता पैतोंगटांड शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कंबोडिया के सीनेट अध्यक्ष हुन सेन से फोन पर बात की थी। ये बातचीत ऐसे समय में हुई थी जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। इसे राजनीतिक नैतिकता के नियमों का उल्लंघन माना गया। ये सीमा विवाद जुलाई में 5 दिन तक चला था। मतदान उस समय हो रहा है जब पैतोंगटांड शिनावात्रा के पिता थकसिन शिनावात्रा अचानक देश छोड़कर दुबई भाग गए। उनके परिवार की पार्टी फ्यू थाई इस वक्त गहरे अंतर्कलह से जूझ रही है। फ्यू थाई पार्टी ने पूर्व अटॉर्नी जनरल और पूर्व न्याय मंत्री चायका सेम नीति सिरी को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण के पहले दिन भारत पवेलियन का उद्घाटन हुआ। इस पवेलियन में वेव्स बाजार आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और हमें यहीं इजाजत दीजिए। नमस्कार।
टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी टिफ के इंडस्ट्री एरिया में भव्य भारत पवेलियन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। चारों ओर अलग अलग देशों और क्षेत्रों जैसे यूक्रेन, साउथ कोरिया, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, यूरोप और स्पेन के पवेलियनों के बीच भारत का ये पवेलियन खास आकर्षण बना हुआ है। टिफ के सीईओ कैमरन बेली की मौजूदगी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजय नागभूषण और टोरंटो स्थित भारत के कार्यवाहक काउंसल जनरल कपिध्वज प्रताप सिंह ने भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। भारत पवेलियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को आगे ले जाने के लिए तैयार है जिसमें भारत को मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का वैश्विक हब बनाने की परिकल्पना की गई है। भारत पर्व करके एक फेस्टिवल बना रहे हैं जहाँ पे हमारा यंग कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल एज टैलेंटेड पीपल को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये सब हम लोग हमारे पीएम साहब का जो विजन है कि बूस्ट और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर, तो उसकी तरफ कर रहे हैं। देखिए, जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीपल टू पीपल और सांस्कृतिक संबंध हैं, इनके थ्रू ही हमारा जो बायलैटरल पार्टनरशिप है वो पिछले 4 दशकों में ऐसे ही बढ़ा है। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें कि कोलैबोरेशन चल रहा है और टिफ में जो हमारा डेलीगेशन आया है उसी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। फिल्म फेस्टिवल के अधिकारियों का मानना है कि भारत की ये मौजूदगी नॉर्थ अमेरिका में भारतीय फिल्मों और कंटेंट के लिए नए रास्ते खोलने का काम करेगी। There have been partnerships in terms of collaborating on co-productions between Canada and India. We also are the hub in North America for the whole North American industry, including the US. So we believe that this is a great place to do business for the Indian industry as well. So that's another way that we'll collaborate. भारत पवेलियन न सिर्फ फिल्म और टेलीविजन तक सीमित है बल्कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे अन्य क्षेत्रों तक भी अपना विस्तार कर रहा है। वेव्स बाजार इन तमाम सेक्टर्स के निवेशकों और स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाकर भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। भारत के क्रिएटर्स को अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में व्यापारिक संभावनाएं तलाशने का मौका मिलेगा। टिफ में भारत पवेलियन इसी दिशा में एक नया प्लेटफॉर्म बनकर भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को कई स्तरों पर मजबूत करने का काम करेगा। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ टोरंटो से मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।